हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो वी आर बैक नाउ। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवालिक एजू इरा में, जहां पर आपको मैं करा रहा हूं पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज। और ये आज मैथ अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी मैंने आपको पहले भी कराई है। आज मैथ पेडागोजी का ये सेकंड वीडियो है। तो मैथ पेडागोजी पार्ट 2 है ये, और इसमें हम करने वाले हैं आज। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके जितने भी वीडियो आएंगे सभी में 10 क्वेश्चन होंगे। तो सभी में 10 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। पहले भी एक वीडियो मैथ पेडागोजी का आ चुका है, उससे पहले हिंदी पेडागोजी के काफी सारे वीडियो हो चुके हैं। और जैसे ही मैथ पेडागोजी के कुछ वीडियो हो जाएंगे, उसके बाद ईवीएस की पेडागोजी भी शुरू कर दी जाएगी। सभी को पता है कि पेडागोजी का इंपोर्टेंट रोल कहाँ पर है, सी टेट में है। तो 15 हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती ही आती है। तो इसी के क्वेश्चन हम आज फिर से करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी का सी टेट क्लियर हो, सभी शिक्षक भर्ती की तरफ अग्रसर हो। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है, बाकी सभी कोई और सीट ले, उससे अच्छा है हम अपने दोस्तों को दिलाएं। तो अपने वीडियो को सभी ये शेयर लिंक कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए थे। बच्चों को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया है निगमन विधि का, व्याख्यान विधि का, प्रयोगशाला विधि का या आगमन विधि का। तो किस विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ी है, बचपन में कभी ना कभी पढ़ते ही आए हैं, जिसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 बोले गए हैं, लेकिन मैंने 3 यहाँ पर बना दिए। तो अब इसमें क्या कहा है, बच्चों से कहा गया है कि उसके बीच, इन त्रिभुजों के बीच में, इन त्रिकोणों के बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्या है कि निगमन विधि है, आगमन विधि है, व्याख्यान है या प्रयोगशाला विधि है। तो निगमन विधि कौन सी है, जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण। व्याख्यान विधि आपको पता ही है, जिसमें पहले व्याख्यान दिए जाते हैं। प्रयोगशाला जिसमें प्रयोग करके समझाया जाता है। और आगमन विधि जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम बताए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन देखकर समझ ही गए होंगे कि पहले क्या है, पहले चित्र देकर संबंध बताने के लिए संबंध पूछे जा रहे हैं, उसके बाद में इसके नियम बताए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी विधि है, आगमन विधि। आगमन विधि में क्या है कि पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो इसमें पहले उन्होंने समकोण त्रिभुज का क्या दिया है, उदाहरण दिया है, और उनमें संबंध पूछा है। इसके बाद उनको नियम बताया जाएगा कि नियम क्या है, जो भी है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपको समझ में आई गया होगा। सही आंसर मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर लगाते रहिए। आपको बाद में बताना है कि 10 में से आपके कितने सही हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। वांछनीय अभ्यास प्राथमिक स्तर पर क्या हो सकता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आकारों की मान्यता तक सीमित होना चाहिए। शिक्षक को सरल आकृतियों को स्पष्ट परिभाषा देकर उदाहरणों को दिखाते हुए शुरू करना चाहिए। बच्चों की अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। और व्यापक ज्यामितीय शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाता है। इस तरह के ऑप्शन की यहाँ पर बात पूछी ही नहीं जा रही है। और प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल आकारों की मान्यता की सीमित होना चाहिए। तो किसी सिलेबस पहले से निर्धारित है, आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर कट जाता है। तो सरल आकृतियों की परिभाषा देकर उदाहरण को दिखाते हुए शुरू करना चाहिए। ये क्या है, ये भी सही है। तो क्या है कि क्रिएटिविटी या क्रियात्मकता या करके सीखने वाली विधियों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और जिन ऑप्शंस में ये बात कही जाती है कि बच्चा स्वयं करे कुछ, या उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर दिए जाए, वही क्या होता है, अधिकतर सीटेट में उसी तरह के आंसर सही होते हैं। तो ऐसा आंसर यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। तो बच्चे को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। देखिए बच्चा क्या है, अपने आसपास की बहुत सारी चीजें होती हैं, आकृतियां होती हैं, जिनको वो दिन प्रतिदिन में देखता है। तो उसको ऐसा अवसर दिए जाने चाहिए कि वो उनके बारे में अपनी स्वयं की समझ बनाए। जैसे कि वो क्यूब देखता है, स्फीयर देखता है, सिलेंडर, कोन, रेक्टेंगल और पिरामिड, जो भी ऐसी अपने आसपास अंतरिक्ष से मतलब यहाँ पर वो अंतरिक्ष जो विज्ञान में मतलब उसके आसपास में जो चीजें मौजूद है उनके बारे में वो अपनी समझ विकसित करे, अपनी सोच विकसित करे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, सही सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है। गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग का यहाँ पर कौन सूचक है, उसके बारे में यहाँ पर बात पूछी जाए। तो गणितीय अवधारणाओं को परिभाषा प्रदान करने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता, कुशलता से गणना करने की क्षमता, और विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। सही याद करने की क्षमता से मतलब सिर्फ रटना। कुशलता में गणना करने की क्षमता जरूर नहीं है हर बार आप इतने परफेक्ट हो कि आप बिल्कुल सही कैलकुलेशन ही करें। और सिर्फ परिभाषा प्रदान करना भी गणितीय रीजनिंग का सही उत्तर नहीं हो सकता। गणितीय
तर्क का सूचक नहीं हो सकता। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता। गणितीय प्रक्रिया का औचित्य मतलब कि गणित में जो रूल लगाए गए हैं या गणित में जो कोई क्रिया संक्रिया तर्क किया गया है उसका क्या सही लॉजिक है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 6 और 5 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर 11 लिख दिया गया है। तो इसमें कौन सी रीजनिंग लगी हुई है कि 6 + 5 = 11। तो इसी तरीके से यहाँ पर 13 दिया गया है और यहाँ पर 7 दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होता है। इसमें आप बता सकते हैं, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और आप इसका औचित्य भी बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये ऐसे क्यों किया गया है। तो यही क्या है? गणितीय तर्क का सूचक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित क्या होता है? देखिए, जो अशिक्षित दुकानदार है उसके द्वारा जो गणित उपयोग किया जा रहा है उसका क्या है कि सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। उसकी गणित में अस्पष्टता है, उसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है। कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए और गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो देखिए, मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगर मैथ कहीं पर भी गणित यूज हो रहा है, दैनिक जीवन की सभी क्रियाकलापों में हम गणित का यूज करते ही करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो गणित की कक्षा में उपयोगी ना हो। सभी कुछ क्या है, गणित का अगर कहीं भी यूज हो रहा है तो वो उपयोगी ही है। सभी समस्याओं को हल एक अशिक्षित दुकानदार का गणित सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, वरना अगर वही सारी समस्याओं का हल होता तो आप हमसे क्यों पढ़ते। बिल्कुल सही बात तो ये है। में अस्पष्टता और शुद्धता का स्तर बहुत कम होता है। तो देखिए, ये भी बिल्कुल गलत है। आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन अगर कोई फल विक्रेता है तो फलों की गणना मूल्य के हिसाब से एकदम सटीक करता है, तो उनका गणित गलत भी नहीं होता है और ये सभी समस्याओं का हल भी नहीं है और गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो सही क्या है कि कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। तो आप छात्रों को समझा सकते हैं कि कैलकुलेशन जैसे कि हम जोड़ते हैं इकाई धाई से, इकाई के नीचे इकाई, धाई के नीचे धाई और सैकड़े के नीचे सैकड़े वाली संख्या को रखकर हम जोड़ते हैं। दुकानदार क्या है, वो ऐसा इस विधि का प्रयोग नहीं करते, वो सीधा अपना अपना हिसाब लगाते हैं। तो कक्षा में शिक्षक अपने बच्चों को बता सकता है कि इस तरह से भी गणित की संक्रियाओं को किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित की एक कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? विषम समूह मतलब जिसमें विभिन्न विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे हैं, जैसे कोई 40% वाला है, कोई 50% वाला है, कोई 90% वाला टॉपर है, इस तरीके के बच्चे कक्षा में है, तो उन तरह को कैसे संभालना चाहिए? तो सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। कक्षा में कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करके उस क्षमता वाले बच्चों को गृह कार्य के रूप में जटिल प्रश्न देकर, और एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ समाहित करके और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तो देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न आसान है लेकिन कठिन बनाते हैं इसके ऑप्शन इस प्रश्न को थोड़ा कठिन बना देते हैं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल देखने में एकदम से सही लगते हैं। सारे ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सारे सही हैं। देखिए, तो अब हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ से कैसे कि एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ समाहित करके उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न देकर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात लगातार की जाती रही है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा की बात होती रही है, क्योंकि सभी क्षमताओं के बच्चे एक साथ पढ़ाए जाने चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समाहित करके, तो ऐसा भी नहीं है। विभिन्न आयु वर्ग और विभिन्न कक्षाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग कमरे में अलग अलग कक्षा में उनको रखा जाता है। विभिन्न क्षमताओं के कक्षा में कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करके, ऐसा भी नहीं है कि क्या, क्योंकि अगर कम क्षमता वालों के अनुसार प्रश्न किए जाएंगे तो जो उच्च क्षमता वाला बच्चा है वो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समाहित करके, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे की मदद ले सकें। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। गणित में सीखने के परिणाम कैसे विकसित होते हैं वो देखेंगे कि विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशल को परिभाषित करने के लिए, और बच्चों को साल के अंत की परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए, और ऐसे बच्चों को गणित के लिए छोटे कदम बताए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको बताना है कि सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, अगर ऑप्शन एलिमिनेट भी करें, आप ऑप्शन देखकर भी यहाँ से सीधा सीधा लगा सकते हैं कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन डी में कि बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम, यानी कि स्मॉल स्टेप्स में कैलकुलेशन करना बताकर या शॉर्ट ट्रिक्स बताकर बताना, ये गणित का परिणाम नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप यहाँ पर गणित में सीखने के परिणाम या सीखने का रिजल्ट, लर्निंग रिजल्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करना भी बच्चों को, साल के अंत में एग्जाम देगा और टॉप करेगा, उसके लिए भी तैयार करना नहीं होता है। तो ना ही सिर्फ गणित का शिक्षण का कार्य या परिणाम या रिजल्ट या कुछ भी आप पूछिए, तो सिर्फ सर्वे में अव्वल आना ही इसका उद्देश्य नहीं है या इसका परिणाम भी नहीं है। तो बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित करने के लिए गणित के परिणाम विकसित होते हैं। तो जो गणित में परिणाम होते हैं वो किस लिए होते हैं कि
जैसे कक्षा थर्ड में, कोई फोर्थ में, फिफ्थ में, तो उसकी गणित में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसको परिभाषित करना, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है। तो राइम के रूप में गिनती करते हुए बच्चे, ब्लैक बोर्ड से नकल करते बच्चे, खोज में लगे बच्चे, या शिक्षक समझाते हैं कि कैसे करना है। देखिए सभी को आप एक गतिविधि के रूप में मान सकते हैं, सिवाय इसके कि ब्लैक बोर्ड से आप बच्चों को बोल देंगे यहाँ से देख के उतार लो, ये तो कोई गतिविधि नहीं है। लेकिन बाकी तीन क्या है, और ये भी यहाँ पर गतिविधि नहीं है। तो इसमें दो बचती है कि गिनती के रूप में, जैसे बच्चा गिनती गिन गिन के गिनतियों को गाने के रूप में या किसी राइम के रूप में करता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर, जब बच्चों को ज्यादा क्रिएटिविटी स्वयं करने के अवसर ज्यादा प्रदान किए जाते हैं, वही क्या होता है इसका सही, इस तरह के आंसर सही होते हैं। और सबसे ज्यादा सटीक भी आंसर वही होता है। तो खोज में लगे हुए बच्चे जो आंसर की खोज स्वयं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको अभिव्यक्ति नहीं ना बोलकर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गणितीय परिणामों को सुलझाने का अवसर जब प्रदान किए जाते हैं, वही हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधि वही है जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखें। तो क्या है कि खोज में लगे हुए बच्चे स्वयं करते हैं, यही सबसे अच्छी गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बच्चे से पूछने पर क्षेत्र क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई का जवाब दिया। क्षेत्र की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए इसके सही आंसर क्या है कि बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग करके किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया था। बच्चा यह कहने में सही है कि उसकी लंबाई चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्र और परिधि की अवधारणा के बीच भ्रमित है, और बच्चे को क्षेत्र की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि समझ के बारे में आप क्या कहेंगे। एक बच्चे से पूछा जाता है एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, तो सिर्फ वो बताया जाता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लंबाई और चौड़ाई किसका सूत्र होता है? क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सही आंसर हो जाता है एक, कि बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग करके किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया है, क्योंकि उसको सिर्फ आयत से मिलती जुलती वस्तुओं के क्षेत्रफल के बारे में ही जानकारी है, बाकी इतनी जानकारी नहीं। क्योंकि सभी का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। सभी का क्षेत्रफल तो नहीं हो सकता। जब वर्ग की बात करेंगे तो भुजा का वर्ग हो जाएगा, तो लंबाई चौड़ाई के गुणनफल से वर्ग में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हर बार वहां पर लंबाई चौड़ाई हो सकता है, लेकिन परिवर्तन आ जाएगा वहां पर। तो बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग करके किसी भी बंधाकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया था, यही आंसर क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिए। साथ के साथ मैं आपको कई बार कहता रहता हूँ, अगर आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कथन सही है कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं? हर कोई गणित सकता है, गणित को केवल कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है, और गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको करा चुका हूँ। पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी, और दोनों ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी है। तो देखिए जब लड़के या लड़की की बात होती है तो इस तरीके का ऑप्शन आपको हर एग्जाम में मिल ही जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि लैंगिक रूढ़िबद्धता, यहाँ पर इसे बोल सकते हैं। तो सिर्फ लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। केवल कठोर अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों को गणित आसान भी लगता है, कुछ को कठिन लगता है, तो सिर्फ कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है, ये ऑप्शन भी गलत है। और कठिन सीखने के लिए कठिन गणित विषय है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, नहीं सही है, क्योंकि बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हुए हैं कि कठिन जरूरी नहीं सबको कठिन ही लगे, कुछ को आसान भी लगता है, कुछ को कठिन भी लगता है। और लड़के अच्छा गणित में कर सकते हैं, लड़कियां अच्छा नहीं कर सकती हैं गणित में। तो ये क्या है, ये गलत सोच है, लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक पूर्वाग्रह से आप बोल सकते हैं। तो हर कोई गणित सीख सकता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित हर कोई यूज करता है अपनी डेली लाइफ में, गणित का यूज होता ही होता है। अगर आप दुकान से सामान लेने भी जाए, अगर आप 5 का सामान लेके आते हैं और वो आपको 2 रुपये वापस देता है, तो वहां आप उससे झगड़ा तो कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि वहां 5 रुपए का सामान लिया है तो 5 रुपए वापस भी मिलेंगे। तो इतना गणित तो सभी यूज करते ही करते हैं। सही ऑप्शन है यहाँ पर बी, हर कोई गणित सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है? अवधारणा मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैप्स। तो संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए, सही नहीं की यहाँ पर बात हो रही है। मैंने कई बार, मैं हर बार अपने सारे वीडियो जितने भी पेडागोजी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं उनमें आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर उसमें नहीं है तो आपको देखना है, क्योंकि ऑप्शन बाकी के अगर आप सही देख लें, अगर आप इसमें नहीं को ना देखें, सही है के बारे में अगर आप पढ़ लें, तो आप अगर आपने कोई भी ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन सही होंगे, और आप एक पढ़ेंगे ऑप्शन, वही आप सही लगा देंगे। तो आपको बताना है कि इसमें सही नहीं है। तो संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अवधारणा मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। अवधारणा मानचित्र पूर्ण ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में मदद करते हैं, और संकल्पना मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक
के एक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको यहाँ से सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या है कि देखिए ये क्या है, ये पदानुक्रमित भी होते हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़ने में मदद भी करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट मैप्स हैं ये क्या करते हैं कि अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को जोड़ने का जोड़कर आपकी नॉलेज गेन करने की जो का, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नई नॉलेज से ये लिंक होते हैं। कॉन्सेप्ट मैप आपको मदद करते हैं लर्निंग में, अध्ययन में, अधिगम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ये आंसर ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए ये हमारा सही आंसर है। तो कि संकल्पना मानचित्र का निर्माण केवल और केवल शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अभ्यर्थियों को, छात्रों को, उसके प्रशिक्षकों को उसके अवसर प्रदान किए जाने चाहिए कि वो भी अपनी समझ के हिसाब से उसको विकसित कर सकें। आप इसको यहाँ पर देख, एक तरीके से आप इसको यहाँ पर देखिए समझ सकते हैं। ये क्या है, ये माइंड मैप है। माइंड मैप मतलब जब आप एक पॉइंट होता है उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स में आप विचार करते हैं, और एक होता है कॉन्सेप्ट मैप जिसमें एक पॉइंट तो है ही, उससे जुड़े हुए कोई कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपस में भी लिंक हैं। तो वो क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कॉन्सेप्ट मैप्स। तो कॉन्सेप्ट मैप सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर है हमारा संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये क्या है, ये गलत बात है, नहीं किया जाना चाहिए, सभी को इसके अवसर मिलने चाहिए। सभी से मेरा मतलब अध्यापकों के साथ प्रशिक्षकों से भी है, छात्रों से भी है। तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और नमस्कार से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ कि सीटेट पेडागोजी का ये पार्ट 2 है। 90% से अधिक लोगों ने, मुझे लगता है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन का तो गलत ही आंसर दिया है। शिवालिक एजुकेटर आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और गणित पेडागोजी पार्ट 2 ये हो चुका है, पहला भी ये वीडियो ऑन डिमांड लेके आया हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों ने, मैंने पार्ट 1 के स्टार्टिंग के रेस्पॉन्स को देखते हुए वीडियो लाने के लिए मना ही कर दिया था कि पेडागोजी का मैथ में नहीं लेके आऊंगा, लेकिन काफी सारे लोगों ने कहा तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ इसका। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ये सब वही है, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि 10 से 11 टॉपिक ही हैं सिर्फ पेडागोजी के, जो सभी सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड है, और उन्हीं से सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा चेंज होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 10 आउट ऑफ कितने सही हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।